Good evening, friends. Welcome to YouTube channel of ambitiousbaba.com. So, banking and financial awareness class number 12. So, our journey started from class 1. क्लास 1 से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और अब हम लोग क्लास 12 पे आ गए हैं. तो आज का टॉपिक है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO, मॉर्टगेज एंड द UPI. बहुत सारे लोगों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का मतलब सही से नहीं समझ में आता और क्यों ये आया और क्या इसका डिफरेंस है वॉलेट से, ये सब हम लोग आज देख लेंगे. ठीक है, तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी. इस वीडियो को पूरा देखिए, छोटा सा वीडियो है, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा ये, जिसमें आपके ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, चलिए. तो टॉपिक क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मॉर्टगेज एंड द UPI. लेकिन मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से कुछ प्रॉमिस किया था. मैंने प्रॉमिस ये किया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्लास नंबर 12 की वीडियो में, हम लोग क्या करेंगे, अभी तक जिस तरीके से पढ़े हैं सिर्फ टॉपिक को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बैंक, हिस्ट्री ऑफ बैंक से स्टार्ट किया था. ओके, फिर हम लोग आए थे कि क्या होता है कि बैंक, RBI क्या होता है, और इंपॉर्टेंट बैंक्स को देखा था, SBI को देखा था और सारे इंपॉर्टेंट बैंक्स को देखा था. फिर हम लोगों ने बैंकिंग ऑम्बुड्समैन देखा था कि बैंक के लिए कंप्लेन अगर कहाँ किया जाता है, बैंकिंग का ऑम्बुड्समैन क्या होता है, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन. फिर हम लोगों ने फिनेंशियल मार्केट को समझा था. फिनेंशियल मार्केट में कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट देखा था. फिर टाइप ऑफ बॉन्ड्स देखे थे हम लोगों ने. फिर टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं, पेमेंट देखा था हम लोगों ने, पेमेंट कार्ड. टाइप्स ऑफ चेक्स देखा था, चेक कितने तरीके के चेक होते हैं. टाइप्स ऑफ अकाउंट देखा था. और लास्ट में हम लोगों ने पैरा बैंकिंग और वो रिटेल बैंकिंग देखा था. ठीक है, तो ये सब जो भी हम लोगों ने देखा था, इस वीडियोस के आपके सारे वीडियोस अवेलेबल हैं ambitiousbaba.com के डिफरेंट चैनल पे, मतलब ये यूट्यूब के चैनल के डिफरेंट वीडियो सेक्शंस में. तो आप वहाँ से वीडियोस को कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग अब देखेंगे. तो और इसको आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग कुछ क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन से रिव्यू कर लेते हैं. इस तरह रिव्यू करते रहेंगे तो थोड़ा सा हम लोग भी प्रैक्टिस में रहेंगे, टच में रहेंगे और आप लोग भी चीज़ों को भूलेंगे नहीं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जस्ट सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड. ओके, तो चलिए. पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ, व्हाट आर द पर्पस ऑफ सेटिंग ऑफ नरसिम्हम कमिटी टू. आंसर बताइए इसका. तो पर्पस ऑफ सेटिंग ऑफ द नरसिम्हम कमिटी टू, नरसिम्हम कमिटी क्यों सेट किया गया था, क्या कारण है नरसिम्हम कमिटी सेट करने का? ठीक है, फिजिकल रिफॉर्म प्रोसेस या बैंकिंग रिफॉर्म प्रोसेस. कौन, नरसिम्हम कमेटी किसके लिए सेटअप किया गया था? नरसिम्हम कमेटी हम लोग क्लास नंबर 2 में या क्लास नंबर 1 में जब हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे, तब उन्होंने देखा था कि नरसिम्हम कमेटी का सेटअप बैंकिंग के प्रोसेस को रिफॉर्म करने के लिए हुआ था. बैंकिंग के प्रोसेस को रिफॉर्म करने के लिए हुआ था. तो आंसर इसका है बी, बैंकिंग रिफॉर्म प्रोसेस. ठीक है, इस वीडियोस को फिर से एक बार जाके देखो कैसे बैंकिंग रिफॉर्म प्रोसेस किया गया था. ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स. मनी लॉन्ड्रिंग पे एक बहुत ही अच्छा 5 से 10 मिनट का सेशन था, उसको भी आप लोग देखे होंगे. अगर तो इसका आंसर दे दोगे, जल्दी बताओ क्या है मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस. प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मनी ऑब्टेन्ड इलीगली टू अपीयर टू हैव ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द लेजिटिमेटेड सोर्स. मतलब कि कोई भी पैसा जो आया है वो कहाँ से आया है, XYZ से आया है. और जब आपको यहाँ दिखेगा कि पैसा का सोर्स क्या है, तो आपको यहाँ दिखाई देगा ABC. ठीक है, इसका मतलब आपने बैंक के पैसे के सोर्स को चेंज कर दिया. दैट इज नोन एज द मनी लॉन्ड्रिंग. मनी की धुलाई हो गई, पैसे की सफाई हो गई. देन मॉर्टगेज इज, मॉर्टगेज का वाला क्वेश्चन जो है, इसको मैंने इसलिए डाल दिया है कि आज जब इस वीडियो कंप्लीट करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे, कि इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे लेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. इनमें से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? मार्केट क्या होता है? मार्केट, बाजार, बाजार जहाँ पे सामान बेचा जाए और खरीदा जाए. क्या बेचा जाए? मनी. मनी इन टर्म्स ऑफ, मनी का क्या मतलब हुआ कि वो एसेट्स जो कि ईजिली कन्वर्ट हो जाए मनी में, ईजिली कन्वर्ट हो जाए मनी में. ट्रेजरी बिल, रिपर्चेज एग्रीमेंट, शेयर्स एंड द बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर मनी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है. क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. तो क्या होगा इसका आंसर? कमर्शियल पेपर. ठीक है, देन पेमेंट ऑफ चेक इज कैन नॉट बी मेड ऑन ए कैश काउंटर ऑफ द बैंक इफ द चेक इज बियरर, क्रॉस, ऑर्डर, ऑल द अबव. इनमें से क्या ऐसा होगा कि बैंक का पेमेंट का, चेक का जो पेमेंट है वो नहीं होगा? अगर चेक क्रॉस्ड है, चेक अगर कैंसिल्ड लिखा हुआ है, उस केस में उस चेक की पेमेंट नहीं होती है. फिर उस चेक का यूज़ क्या होता है? उस चेक का यूज़ होता है IFSC कोड और MICR कोड को बियर करने का. ठीक है, ये ज़रूरी है. क्वेश्चन देख समझ में आ गया. फिर डबल क्रॉस का क्या मतलब होता है, साइंड अथॉरिटी क्या मतलब होता है, डेलीगेशन का क्या मतलब होता है,
नेगोशिएबल का क्या मतलब होता है, ये सब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ चेक के वीडियो में देखा है। टाइप्स ऑफ चेक का वीडियो आप लोग गूगल पर सर्च करें, यूट्यूब पर सर्च करें और इसको एक बार जरूर देख लें। टाइप्स ऑफ चेक, इसके 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बैंकिंग एग्जाम में आएगा। और वैसे भी आरआरबी, पीओ और क्लर्क का जो है नोटिफिकेशन आ गए हैं, ठीक है, तो आप तैयार करना है बहुत जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉल। और देखो, जब अगर तुम देख रहे हो ना कोई बैंकिंग के क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि बैंकिंग क्वेश्चन से बैंकिंग अवेयरनेस के सेक्शन में आएगा, कभी कभी वो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में भी आ जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉल अंडर द रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में क्या कर सकते हैं, पर्सनल लोन मिल सकता है क्या, व्हीकल लोन मिल सकता है क्या, होम लोन, क्रेडिट कार्ड। रिटेल बैंकिंग इज ऑल ऑफ द अबव। रिटेल बैंकिंग इज वन स्टॉप शॉप। ये बताया था ना वीडियो में। अब ये किस वीडियो में बताया था मैंने, पैरा बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग वाले वीडियो में, लास्ट जो थर्सडे को हुआ था मेरे ख्याल से, उसमें आप देख लेना, इस वीडियो को पूरा कवर किया गया है, ठीक है। चलो, तो बाकी क्वेश्चंस और भी देखेंगे, डेली हम लोग इससे 5-6 क्वेश्चंस कर लेंगे, तो कम से कम आपको याद रहेगा कौन सी वीडियोज़ को आपको फिर से फॉलोअप करना है, रिवीजन करना है। अगर याद है तो बहुत अच्छा है आपके लिए, और नहीं याद है तो फिर से उसको करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो, अब हम लोग देखते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टॉक मार्केट, इनिशियल पब्लिक, पहले इसको रीड कर लेते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और स्टॉक मार्केट लॉन्च इज ए टाइप ऑफ पब्लिक ऑफरिंग in which shares of a company are sold to institutional investor and usually also retail investor। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि एम्बिशियस बाबा जब स्टार्ट किया अपना कंपनी, एम्बिशियस बाबा ने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की, तो एम्बिशियस बाबा के जो भी फाउंडर्स थे, जो भी इसके ओनर हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है, उनको कैश की कुछ ज़रूरत पड़ी। जब कैश की ज़रूरत पड़ी तो एम्बिशियस बाबा ने क्या किया, एम्बिशियस बाबा ने अपने दोस्तों से पैसा मांगा और अपना जो भी सेविंग था उसको लगाया एम्बिशियस बाबा ने। तो ये हो गया लेवल 1। फिर क्या हुआ, जब एम्बिशियस बाबा को ग्रो होना था तो एम्बिशियस बाबा ने कहा कि नहीं, अब जो है पैसा हम लोगों को किसी इन्वेस्टर से लेना होगा। यहाँ पे एम्बिशियस बाबा अपने एंजल इन्वेस्टर की खोज में निकल गया, एंजल इन्वेस्टर की खोज में निकल गया, ठीक है। इसका मतलब कोई इन्वेस्टर है जो कि इनको पूरा वो करे। जब एंजल इन्वेस्टर से बात नहीं बनी, एंजल इन्वेस्टर को ट्रस्ट नहीं हुआ, या एंजल इन्वेस्टर उतने अच्छे नहीं मिले, या एंजल इन्वेस्टर उतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हुआ, लेकिन एम्बिशियस बाबा को ग्रो करते जाना था, ठीक है। फिर यहाँ एम्बिशियस बाबा क्या किया, एम्बिशियस बाबा ने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, या कुछ मार्केट से लोन लिया। अब डिमांड और बढ़ती जा रही है, ambitiousbaba.com और ग्रो करने जा रहा है। तो ऑलरेडी आपके पास इतने 3 लाइबिलिटीज़ हैं, 3 लाइबिलिटीज़ हैं, 3 स्टेजेस में लाइबिलिटीज़ हैं। एक आपका खुद की सेविंग, एक आपने जो है इन्वेस्टर से पैसा लिया है, उसके बाद से आपके पास लोन है। तो इस चीज़ को कब तक ग्रो करोगे। देखो, कोई भी कंपनी ग्रो करना है तो उसकी लाइबिलिटीज़ को कम होना है, एसेट्स को बढ़ाना है। लाइबिलिटीज़ को कम होना है, जिम्मेदारियाँ को कम करनी है और अपने एसेट्स को बढ़ाना है, ठीक है। यही यही कंसेप्ट होता है। यहाँ पे ambitiousbaba.com क्या करेगा, अपने रिस्क को ना निकालते हुए ambitiousbaba.com स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को रजिस्टर कराएगा, अपने ब्रांड को रजिस्टर कराएगा। ये रजिस्टर कराने के बाद से ये ओपन हो जाएगा BSE ST, जो भी स्टॉक मार्केट है, BSE NSE में, जिसमें भी। और वहाँ पे क्या करेगा, अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए अपने शेयर्स को लॉन्च करेगा। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स में फ़ायदा क्या होता है, ये क्यों विन विन सिचुएशन होता है बाकियों के लिए भी। ये विन विन सिचुएशन इसलिए होता है क्योंकि जब एम्बिशियस बाबा को अभी लोग एज ए ब्रांड नहीं जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब रजिस्टर कराएगा तो सबसे पहले तो इस कंपनी को ये फ़ायदा होगा कि उसकी जो नाम है, उसका जो नेम है और उसका जो फेम है, जो ब्रांड होगा, वो थोड़ा सा पब्लिकली अनाउंस हो जाएगी। और अनाउंस हो गया, पब्लिकली अनाउंस हो गया। यहाँ पे जाने क्या मतलब है कि आप पब्लिकली जा रहे हो। अभी तक तो आप प्राइवेट थे, ये भी प्राइवेट में जा रहे थे, ये भी प्राइवेट से जा रहे थे। प्राइवेट मतलब किसी निजी प्रॉपर्टी, अभी आप सार्वजनिक प्रॉपर्टी में आ रहे हो। तब आप जब नेम और अपने फेम को जब पब्लिकली जब अनाउंस करते हो तो आपको यहाँ पे ब्रांड का एक एड ऑन होता है, ठीक है। और ये देखो इस तरीके का एड ऑन है कि आप तो लेने जा रहे हो लोन, आप तो लेने जा रहे हो पैसा, लेकिन उस पैसे लेने से, आपको पैसे लेने से, लोन लेने से अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा होता है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, एक एडिशनल इन्वेस्ट बोनस पॉइंट है। तो क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ी सी पब्लिकली अनाउंस होने पे ब्रांड बढ़ी। फिर इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा था, इन्वेस्टर को ये फ़ायदा था, कोई भी ऐसी ब्रांड जो इनिशियल कंपनी होती है, एम्बिशियस बाबा या कोई भी ऐसी कंपनी होती है, जब वो रजिस्टर करता है तो वो अपने मार्केट वैल्यू को थोड़ा सा डाउन रखता है, ठीक है। और वो पैसे जो है आपको मार्केट में लॉन्च करता है। मान लो अगर 10 रुपये के हिसाब से उसने अपने शेयर लॉन्च कर दिए, ठीक है। कल को ये कंपनी जब ग्रो करती है और भी इसके जब आगे जब ग्रो करती है तो इस शेयर का जो मार्केट जो होगा 100,000, तो ये जो
100% ये 1000% का जो इजाफा है, ये जो बढ़ा, ये आप इन्वेस्टर को बहुत अच्छा पे आउट करके चली जाती है। ठीक है, लॉस क्या है? लॉस ये है कि अगर इस कंपनी को अगर अगर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में कंपनी ग्रो नहीं करती है, तो इस कंपनी का जो इंडिविजुअल का जो इन्वेस्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टमेंट उतना वाइडली इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे दोनों को फायदा हो गया। तो ये जो पूरी कहानी होती है ना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की, मैंने एक वीडियो में और कवर किया है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से फ़ायदा क्या है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का पूरा कंसेप्ट यही है। अगर आप देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और स्टॉक मार्केट इज ए टाइप ऑफ पब्लिक ऑफरिंग। एक पब्लिक ऑफर मिलता है, ठीक है, विच शेयर्स ऑफ द कंपनी आर सोल्ड टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, या कोई भी वहाँ पे जब आप बीएसई और एनएसई में रजिस्टर कर देते हो, या जब आप स्टॉक मार्केट में उतर जाते हो, तो आपको वहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। या तो इंडिविजुअल रेडी हो जाता है, या तो कोई कंपनी इन्वेस्टर जो रेडी हो जाती है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर दोनों रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो बाई वन और मोर इन्वेस्टमेंट बैंक विच ऑल्सो अरेंज दस फॉर द शेयर्स टू बी लिस्टेड ऑन और वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज। तो जो मैंने अभी पूरा बोर्ड पे आपको स्क्रीन करके समझाया, वो कंसेप्ट है पूरी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की। ठीक है, so this process colloquially known as the floating or the going public, a privately held company is transformed into the public company। तो इसका कहने का मतलब है, मैंने जो बताया कि प्राइवेट से जब आप पब्लिक में मूव करते हो, तो उससे आपको ब्रांड को भी फायदा होता है। ठीक है, कंपनी को फायदा होता है। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है कि आपने जो अपनी इक्विटी बेस है, आपने जो अपनी इक्विटी बेस है, अभी तक आप डिप्ट बेस पे चल रहे थे। डिप्ट बेस पे चल रहे थे मतलब आप लोन लिए थे या उधार लिए हुए थे, बोरो किए हुए थे, ये सब डिप्ट बेस है। लेकिन अब आप इक्विटी बेस पे चलोगे। अब आपने कंपनी के पार्टनर्स बनाने शुरू किए। अभी तक आप कंपनी के फाइनेंशियर्स को खोज रहे थे, तो ये एक फ़ायदा होता है। इनलार्जिंग चीपर एक्सेस टू द कैपिटल, आपको जो भी चीज़ें, अगर आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो 10 लाख रुपए आपको अगर 10,000 रुपये के फॉर्म में मिल रहा है, तो 10,000 करके मिल जाएगा 10 लाख रुपये। फिर एक्सपोजर इंक्रीज होता है, प्रेस्टीज बनती है, पब्लिक इमेज एक बनती है, ब्रांड बनती है, आपकी डेवलप होती है। फिर अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग बेटर मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय थ्रू द लिक्विड इक्विटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, फैसिलिटिंग एक्विजिशन, आपको एक्विजिशन का मौका मिलता है, आप भी किसी के स्टॉक्स को पोटेंशियली खरीद सकते हो, उस स्टॉक के बदले में इस स्टॉक को खरीद सकते हो। तो इस तरह करके आपको एडवांटेज, आईपीओ के कुछ एडवांटेज हैं। ठीक है, एडवांटेज देख लो, बहुत अच्छे से समझ लो। डिसएडवांटेज भी होगा, जाहिर सी बात है डिसएडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इंक्रीज रिस्क ऑफ लिटिगेशन के केस में कुछ अगर मैल प्रोसेस भी होता है, कुछ अगर अनफॉल सिचुएशन होते हैं। अनफॉल सिचुएशन मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया जिसमें कोई ऐसे मार्केटर में रजिस्टर्ड हो गया, हालांकि इस पूरा काम सेबी है, सेबी इसको पूरा लुकआउट करती है, लेकिन अगर कुछ ऐसा मार्केट रजिस्टर्ड हो गया, या ऐसा कोई भी किसी शेल कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, जिससे क्या कहते हैं, आपको शेयर्स मार्केट में जब आया आईपीओ का, जब पब्लिक खरीद लिया, तो उसको उसमें लॉस हो गया, क्योंकि वो कंपनी कभी बनी ही नहीं थी ग्रो करने के लिए। वो कंपनी बनी ही थी अप डाउन जाने के लिए, तो वो तो खुद तो डाउन जा रही है, लेकिन उसके जो पार्टनर्स होते हैं वो भी उनके साथ साथ डाउन चले जाते हैं। तो इस तरह का एक रिस्क हमेशा रहता है आईपीओ का। ठीक है, सिग्निफिकेंट लीगल अकाउंटिंग एंड द मार्केटिंग कॉस्ट, मेनी ऑफ विच आर ऑन गोइंग। एक लीगल कॉस्ट लगता है आपका, अकाउंटिंग कॉस्ट लगता है, मार्केटिंग कॉस्ट लगता है। रिक्वायरमेंट टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल एंड द बिजनेस इन्फॉर्मेशन। रिस्क दैट रिक्वायर्ड फंडिंग विल नॉट बी रेज्ड, ये भी है। मान लो आपको 10 लाख की जरूरत है, और आपने अपने जो मार्केट में शेयर्स निकाल दिए, आईपीओ निकाल दिए। आपने आईपीओ निकाल दिया मतलब अपने शेयर्स को बांटने स्टार्ट किए, आप अपने कंट्रीब्यूशंस को बांट रहे हो। पहले 100% का प्रॉफिट सिर्फ एक ईवी कंपनी के पास रहता था, अब उसकी कंपनी का प्रॉफिट उसको होता है 80% ही रहे, 20% उसने मार्केट में सेल आउट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, और 10 लाख की जरूरत थी और मिला आपको 1 ही लाख, उतने इन्वेस्टर भी नहीं आए। तो यहाँ पर रिस्क रेज्ड ऑफ द, ये जो वर्ड यूज़ किया गया है, रिस्क दैट फंडिंग्स विल नॉट बी रेज, रिक्वायर्ड फंडिंग्स विल नॉट बी रेज। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। ठीक है, लॉस ऑफ कंट्रोल एंड द स्ट्रॉन्गर एजेंसी पॉलिसी ड्यू टू द न्यू शेयर होल्डर्स रहेंगे। हालांकि ये चीज़ बहुत ध्यान दिया जाता है कि जो भी शेयर होल्डर होते हैं ऐसा क्रॉस ना कर जाए कि शेयर होल्डर्स आपके ओनर बन के आपके डिसीजन मेकर में भी कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देनी रहती है आईपीओ में। तो ये तो पूरी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। मॉर्टगेज की बात करते हैं। देखो, मॉर्टगेज का वर्ड बहुत सब लोग जानता है। मॉर्टगेज मतलब अगर इसको अगर सिग्निफिकेंट मीनिंग समझो, तो मॉर्टगेज एक तरीके का लोन होता है। लोन आप कब लेते हो? देखो, इस केस में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको एक और लास्ट वीडियो में बताया था कि होम लोन की जब बात होती है, होम लोन से मैं एग्जांपल लूँगा क्योंकि एक अच्छा एग्जांपल है मॉर्टगेज लोन का। उसमें क्या होता है, जैसे कि ए ने अपनी एक कंपनी के साथ 50 लाख का घर लिया, और ए के पास था सिर्फ 5 लाख। उसने 45 लाख रुपीज़ बैंक से लोन लिया, 45 लाख रुपीज़ बैंक से लोन लिया। लेकिन जब ये बैंक जब लोन देती है बिना इसके, तो बैंक क्या करती है, इस घर का ओरिजिनल पेपर डॉक्यूमेंट जो है अपने पास सबमिट कर लेती है। अपने पास सबमिट कर लेती है मतलब इसका मतलब कि इसकी पूरी ओरिजिनल पेपर जो है बैंक के पास सबमिट होती है। तो कहने को ये घर ए का है,
लेकिन इसका जो ओनर की जो लायबिलिटीज है, ओनर की जो अकाउंटेबिलिटी है, वो ए के साथ कितना परसेंट है? सिर्फ 10% ही है। बाकी का सारा 90%, 45 लाख जो है वो बैंक के पास रखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। और जैसे जैसे लोन पेमेंट होते जाता है, जैसे जैसे लोन पेमेंट हो जाता है, तो वैसे 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 आपकी ओनरशिप बढ़ती जाती है घर पे। तो घर लेने के बाद से इमीडिएटली लोग ओनर का बोर्ड लगा लेते हैं, हालांकि वो ओनर जो है, रियल ओनर जो है उसका बैंक है। इस पर कुछ एक ऐड भी आता था, अगर आप लोग को याद हो तो, कि बैंक कहने को घर अपना है लेकिन वो बैंक ने उससे कब्जा किया हुआ है, ठीक है। तो बैंक ने कब्जा नहीं किया, बैंक ने आपको एक फैसिलिटी दी है। उस बैंक ने, आप बैंक के पास क्या गारंटी है? बैंक को कल को अगर आप ये पैसे देने में चूक जाते हो, पैसे बैंक को पैसा नहीं रिटर्न करते हो, तो कम से कम बैंक इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके अपने पैसे निकाल सकता है। तो मॉर्टगेज के केस में, मॉर्टगेज एक सिक्योर काइंड ऑफ वो है, लोन है। ए लोन टू फाइनेंस द परचेज ऑफ रियल एस्टेट यूजुअली विद स्पेसिफाइड पेमेंट पीरियड्स एंड इंटरेस्ट रेट। एक चीज़ याद रखना, ये मॉर्टगेज की जब भी बात होती है तो जनरली ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जानी जाती है। ये क्वेश्चन कभी भी घुमा के आ सकता है, याद रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जानी जाती है, ठीक है। द बोरोवर्स गिव्स द लेंडर फॉर ए लियन ऑफ द प्रॉपर्टी एज ए कोलेटरल फॉर द लोन, ठीक है। मॉर्टगेज, institutional use of the mortgage markets, financial institution that originate mortgage, participation in the secondary market, securitization, institutional investor in the mortgage and the unbundling mortgage activities, ये इसके यूजेस में आ गए हैं, ठीक है। अब क्या है मॉर्टगेज? देखो, सेल्स सब्जेक्ट टू मॉर्टगेज। मॉर्टगेजर जो होता है वो बायर को, बायर मतलब मुझे ये बायर क्या है, ये इसी को घर खरीदना था, ठीक है। इसने क्या किया, एक लोन दिया लेकिन सब्जेक्ट टू मॉर्टगेज। उसने एक कंडीशन ले लिया। सब्जेक्ट टू हमेशा एक कंडीशन के टर्म में यूज़ किया जाता है, याद रखना। बैंकिंग के जो इतने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू का मतलब एक कंडीशन की तरह तैयार किया जाता है। अब बैंक के पास क्या कंडीशन है कि आप, ठीक है, ए को पैसा दिया लेकिन, और ए ने इसको जो है मॉर्टगेजी को रख दिया, घर रख दिया। अब बैंक के पास ये हमेशा ऑथराइजेशन है कि इसको सेल कर सकता है, ठीक है। इसके पास इसकी अभी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है। क्यों पर्सनल लायबिलिटी नहीं है? क्योंकि ये बैंक से पैसे लेकर इसको ले लिया, मॉर्टगेजर ने बायर को पैसा दिया, और मॉर्टगेजी जो है, मॉर्टगेजी बायर अगर एक लाइन में देखोगे तो मॉर्टगेजी बायर ही है, ठीक है, ठीक है। अभी क्या है, सेकंड स्टेज में क्या दिया गया? मॉर्टगेजर जो है उसने एजम्पशन किया बायर को, उसकी पर्सनल लायबिलिटी मॉर्गेज को, और यहाँ एजम्पशन है। तो ये एजम्पशन बाय बायर एंड एजम्पशन के केस में अच्छा है कि सब्जेक्ट टू सेल एंड सब्जेक्ट टू मॉर्टगेज है। यहाँ पे ये जो है कंडीशनल एग्रीमेंट है। ये क्या है? कंडीशनल एग्रीमेंट है कि अगर कोई बायर फेल हो जाता है किसी चीज़ को वापस लौटाने में, तो उसके प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है, सेल करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत बहुत क्लियर रखना, कंडीशनल एग्रीमेंट है। यहाँ कोई कंडीशनल एग्रीमेंट नहीं है, नो कंडीशनल एग्रीमेंट, ये सिर्फ एजम्पशन बेसिस पे है। तो अगर आप ये देखो तो ये मॉर्टगेज लोन का ये जो पहला जो एग्जांपल है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द मॉर्टगेज लोन, ठीक है। कार के केस में क्या होता है, कार जब भी आप लेते हो ना, कार के केस में या उस केस में जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, मान लो बाइक ले रहे हो, इस केस में जो लोन मिलता है जनरली उसमें मॉर्टगेज नहीं करते हैं, लेकिन उसमें भी बैंक के कार के और बाइक के जो है आरसी पे जिक्र कर दिया जाता है कि ये जो है लोन के थ्रू है। तो इसलिए कभी भी आरसी ट्रांसफ़र करने जाओगे तो जब तक उस बैंक का नोटिफिकेशन कि हाँ इस पे लोन पे है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक जो है आप जो है कार को आगे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो ये तो होगा मॉर्टगेज का। यूपीआई, चलो यूपीआई देखते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म दैट मर्जेस वेरियस बैंकिंग सर्विसेज एंड द फीचर्स अंडर वन अम्ब्रेला। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। A UPI ID and the PIN are sufficient to the send and receive money. Real-time bank-to-bank payments can be made using a mobile number or the virtual payment address UPID, ठीक है। जब UPID की बात करेंगे ना तो UPID को समझना बहुत जरूरी है। देखो, एक बैंक से दूसरे बैंक में डायरेक्ट कोई ट्रांसफर, डायरेक्ट ट्रांसफर, रियल टाइम ट्रांसफर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीआई को आगे बढ़ाने के लिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को। एक आदमी के पास यूपीआई, देखो आप कभी भी कुछ नाम सुनते हो ना, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक वैलेट है, वैलेट का मैं नाम लेता हूँ जीप, मैं लेता हूँ डीपी, डायरेक्ट पे करके एक वैलेट है। इस वैलेट को, या एक आइटम है डेटीएम, पेटीएम, ऐसे करके कुछ भी आप एक मान के रखो, एक नाम है एक वैलेट का, बस मैं एक नाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस वैलेट में जब आप पैसा रखते हो तो इस वैलेट में पैसा रखने के लिए आप, यूजर जो होता है अपने अकाउंट से पैसे निकाल के इसमें रखता है, ठीक है।
यूजर जो है अपने अकाउंट से पैसे निकाल के 10,000 रुपये इसमें रखा, 10,000 रुपये इसमें रखा। फिर यूजर को पता चलता है कि उसे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं किसी बी को 5,000 रुपये, तो वे बी अपने वॉलेट से बी के वॉलेट में 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता है। क्यों ये यूपीआई ओरिजिन हुआ, मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ। ये वॉलेट से काम चल रहा था ना, यहाँ से भी वॉलेट में पैसे डाल दिया, रिस्क भी फ्री था, आपने वॉलेट में पैसे डाला, आपके अकाउंट में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आप ही उसे ट्रांसफ़र कर रहे हो। लेकिन होता क्या है कि जब आप बैंक से पैसे निकाल के वॉलेट में डाल देते हो, उस दिन से बैंक का जो डिपॉजिट मनी है, बैंक में जो भी एक्यूमुलेटेड मनी होता है, उस पर जो सेविंग इंटरेस्ट मिलता है वो आपका बंद हो जाता है, क्योंकि बैंक से तो पैसे कम हो चुके हैं। बैंक से तो आप पैसे अकाउंट से निकाल के अपने वॉलेट में रखे हुए हो, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है कि जब आप वॉलेट से ट्रांसफ़र करने के लिए जाते हो, या बैंक से आप एनईएफटी और उससे ट्रांसफ़र करते हो, बैंक से जब एनईएफटी आरटीजीएस करते हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक टाइम कंस्टेंट रहता है कि आप 6 बजे से पहले कर सकते हो, एनईएफटी के केस में 4 बजे से पहले कर सकते हो, आरटीजीएस के केस में तो ये टाइम कंस्टेंट होगा। तो बैंक से डायरेक्ट पेमेंट करने में टाइम का कंस्ट्रेंट है, बैंक से वॉलेट के थ्रू पेमेंट करने में सेविंग डिपॉजिट इंटरेस्ट का कंस्टेंट है। इस दोनों इंटरेस्ट को फुलीफाई करने के लिए, दोनों इंटरेस्ट को नलीफाई करने के लिए, हटाने के लिए यूपीआई आया। यूपीआई क्या है कि आपने अपने बैंक से पैसे भी नहीं निकाले, हटाए, और रियल टाइम 24/7 किसी भी समय ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यूपीआई का देखिए इंपॉर्टेंस क्या है। यूपीआई ने बैंक के ट्रांजेक्शन, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और वॉलेट के सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उस दोनों प्रॉब्लम को मर्ज करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म आया यूपीआई, जहां पे उसने आराम से आप एक यूपीआई आईडी बना सकता है यूजर, और अपने सारे ट्रांजेक्शन को इजीली कर सकता है सिर्फ अपने मोबाइल नंबर और वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि यूपीआई ने स्टार्ट किसने किया। यूपीआई को स्टार्ट किया एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि अगेन आरबीआई के अम्ब्रेला में आता है, और एनपीसीआई है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सारे एटीएम कार्ड्स को देखने के लिए, ठीक है। तो यूपीआई एन इनिशिएटिव टेकन बाय द एनपीसीआई टुगेदर विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। एनसीपीआई इज द फर्स्ट फॉर्म दैट हैंडल्स द रुपे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। रुपे पेमेंट मैंने एक वीडियो में बताया, लास्ट वीडियो में, बहुत अच्छा वीडियो है, उसको जाकर विजिट करो। रुपे कार्ड बनाया क्यों गया, ठीक है। सिमिलर टू द वीजा एंड द मास्टर कार्ड, इट अलाउज द डिफरेंट बैंक टू इंटरकनेक्ट एंड द ट्रांसफर फंड। तो सारे बैंक इसमें जो है आपके इंटरकनेक्ट होकर आप एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकते हो। तो यूपीआई, ठीक है, यूपीआई द कंसिडर द एडवांस्ड वर्जन ऑफ द आईएमपीएस। आईएमपीएस क्या है? आईएमपीएस भी बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स का एक तरीका है, ठीक है, बैंकिंग के ट्रांजेक्शन का एक तरीका है, जो कि जो हमने देखा आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, एक वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया। उस वीडियो को भी आप लोग देखो, विजिट करो। आप जितने भी डॉट्स अभी हम लोग बनाते जा रहे हैं ना, जितने भी डॉट्स बनाते जा रहे हैं, उसको हम लोग लास्ट में कनेक्ट करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग किस वीडियो में क्या देखे हैं, ठीक है। तो वो समझना बहुत जरूरी है। व्हाट आर द फीचर्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ द यूजिंग यूपीआई? ऑनलाइन पेमेंट्स आर सिंप्लीफाइड, बहुत सिंप्लीफाई हो गया। पे फॉर योर हेलिंग सर्विसेज, फूड डिलीवरी सर्विसेज, कुछ भी मंगा रहे हो, स्विगी, जोमेटो, उसमें कुछ भी नहीं, किसमें, उसमें जब आता है ना, जब लिखा हुआ आता है कि पेमेंट मोड में लिखा था नेट बैंकिंग, वॉलेट, ये वो, अब कुछ नहीं, नीचे एक लाइन है यूपीआई में गए, अपना मोबाइल नंबर XXXXX121 ठीक है, @UPI आ गया, ठीक है। पे एट द नियरेस्ट रेस्टोरेंट, ग्रॉसरी स्टोर्स यूपीआई के थ्रू, रेंट, मोबाइल चार्ज, यूटिलिटी पेमेंट, कुछ भी, किस तरह, कितने भी पेमेंट बहुत ही इजीली तरीके से हो सकता है। नाउ क्वेश्चन है कि अब यूपीआई को यूज़ करने के लिए क्या कुछ ऐप है, या यूपीआई ही खुद एक अपने आप में एक ऐप है? ये बहुत ज़रूरत होता है समझने के लोगों को। तो देखो, यूपीआई के बहुत डिफरेंट सारे ऐप्स हैं, ठीक है। गूगल पे भी एक तरह का यूपीआई है, फ़ोन पे भी एक तरह का यूपीआई है, फ्री चार्ज एक यूपीआई है, मोबीक्विक एक यूपीआई है, इस तरह की यूपीआई है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनपीसीआई ने अपना एक यूपीआई ऐप लॉन्च किया है, दैट इज नोन एज द भीम यूपीआई, ठीक है। अब क्या है इसमें, एनपीसीआई ने जो भीम ऐप लॉन्च किया है, इसमें और बाकी के प्राइवेट यूपीआई में अंतर क्या है? देखो, भीम यूपीआई जो है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च है, एनपीसीआई इसको डायरेक्ट अपने ऑब्जर्व करती रहती है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ। तो क्या हुआ कि आप ये गूगल पे भी और फ़ोन पे फ्री चार्ज, मोबीक्विक, इन सब चीज़ यूपीआई यूज़ करते हो। तो जब आप यूपीआई यूज़ करते हो ना, तो आपको अपनी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करनी होती है। आपको एक बताना होता है कि हाँ, आपने अपना एक पर्सनल डाटा इनके साथ शेयर किया है, जो कि पर्सनल डाटा इनके पास ही रहेगा। एक तरीके का एक एग्रीमेंट, कंडीशन साइन होता है। भीम के केस में भी कंडीशन साइन होता है, लेकिन भीम जो है, भीम का जो सर्वर है,
भीम की जो सर्वर है, भीम का जो डेटा है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास स्टोर होता है। तो एज कंपेयर टू अदर्स यू कैन कंसिडर इट एज ए सेफ, बट इट डजेंट मीन कि दे आर गोइंग टू यूज़ योर पर्सनल डेटा। इनकी भी पॉलिसी होती है, पर्सनल डेटा ये कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। और अब तो अगर इंडिया में अगर देखा जाए तो जो पॉलिसी आ रही है डेटा यूजेस की, वो तो ये आ रही है कि गूगल पे को भी उतना ही ऑथराइजेशन है या फ़ोन पे को उतना ही ऑथराइजेशन है क्या क्या पेमेंट करने का, जितनी उनकी ज़रूरत है। उससे ऊपर एक भी वो डेटा को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखा जाए तो जैसे जैसे यूपीआई का मार्केट धीरे धीरे ग्रो किया है, लगभग मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने अपने अपने यूपीआई डेवलप कर लिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एसबीआई पे, आईसीआईसीआई बैंक का आई मोबाइल, एक्सिस पे, महा यूपीआई, यूनाइटेड यूपीआई, विजय यूपीआई। तो ये सब क्या है, ये सब जैसे कि मैं आपको बताया था एक वीडियो में, पैरा बैंकिंग बताया था ना। मतलब बैंकिंग अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ से हट के डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज में उतर गई है। अब जब उसे पता है कि यूपीआई बन रहा है, यूपीआई एक कलेक्टेड अम्ब्रेला बन चुका है, एक यूनिफाइड अम्ब्रेला बना हुआ है, तो उसे लगता है कि उसे अगर अपना यूपीआई कर लेगा तो कम से कम उसके जो होल्डर्स रहेंगे, उसके जो कस्टमर्स रहेंगे, वो कम से कम उनको एक ईज़ मिलेगा, एक कंफर्टेबिलिटी मिलेगी, वो उनसे अलग नहीं जाएंगे। एसबीआई ने एसबीआई पी बना दिया। इस तरह के सारे बैंक्स अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के पेमेंट को बना चुके हैं, लगभग मोस्ट ऑफ द बैंक्स, ठीक है। तो यूपीआई के लिए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, भीम यूपीआई का जानना बहुत जरूरी था। भीम यूपीआई का वैसे भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है ना। भीम यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। भीम यूपीआई में एक फैसिलिटी और दी गई थी कि अगर आपका इंटरनेट सर्विसेज नहीं है तो आप एसएमएस के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, ये भी एक है, ठीक है। ये भीम यूपीआई का एक फीचर्स था। तो जनरली ये सारा कंट्रोल होते हैं एनपीसीआई से, और एनपीसीआई जो कंट्रोल होता है आरबीआई से। तो अल्टीमेटली एवरी मंथ कम्स अंडर द वन अम्ब्रेला। तो ये सब यूपीआई की वीडियोज़ हैं। क्या डिफरेंस है यूपीआई का वॉलेट से, यूपीआई का और नॉर्मल ट्रांजेक्शन से क्या डिफरेंस है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। तो चलो जो नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब देखेंगे कॉल मनी, नोटिस मनी एंड द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। तो हम लोग अब धीरे धीरे अपने पूरे फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच रहे हैं। और पहुंचने के बाद जब सारे डॉट्स को कनेक्ट कर लेंगे तो आपका एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पूरा क्लास कंप्लीट हो चुका रहेगा, ठीक है। टिल देन यू कीप डूइंग वेल, कीप प्रैक्टिसिंग वेल। testambitiousbaba.com को इमीडिएटली आप लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करें, क्योंकि IBPS RRB का पीओ और क्लर्क दोनों का नोटिफिकेशन आ गया है। और किसी भी तरह की क्वेश्चन का डाउट हो, सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस नहीं, किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिए, हम लोग उसके लिए बहुत अच्छे से वीडियो बनाएंगे। टिल देन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।